हेलो वैंक्शन एंड ईजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। गाइस आज हम माय कॉन्सर्ट इज अ मैन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा एम्परर जहन ईबो को लेकर अपने पैलेस में आ गया और एम्परर जहन ईबो को उसके पैलेस में ले जाता है और उसे वहाँ छोड़कर वो रानी माँ से मिलने के लिए जाता है। बहुत बोर होने के कारण ईबो अपने 3 सर्वेंट के साथ बाहर घूमने के लिए जाता है। तभी वो परोपकारी केजिंग से मिलता है और वो बातचीत करते हैं। तभी एम्पायर जहन वहाँ आ जाता है और उससे जलस फील होने लगती है और वो ईबो को लेकर रानी माँ के यहाँ उनसे मिलवाने के लिए जाता है। तभी केजिंग भी उनके साथ जाता है। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगेगा। जहन ईबो को रानी माँ के महल में ले गया और केजिंग एक खोए हुए पिल्ले की तरह उनका पीछा कर रहा था। उन तीनों ने पैलेस में एंटर किया और उन रूम में चले गए जहाँ दोनों रानी माँ उनका इंतजार कर रही थी। गुड इवनिंग रानी माँ, जहन और केजिंग ने रिस्पेक्टफुली बो करते हुए एक टोन में कहा। ईबो ने भी अजीब तरह से उनको फॉलो किया। जहन, क्या ये तुम्हारी नई कॉन्सर्ट है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है? एक खूबसूरत लेडी ने पूछा। ये लेडी, उसका नाम लिया है। वो 42 इयर्स की है और वो ग्रेट एम्परर की दूसरी वाइफ है और केजिंग की माँ है। हाँ माँ, वो वही है, जहन ने स्माइल के साथ कहा। मुझे सच में कहना होगा बेटा, वो सच में बहुत ही खूबसूरत है। क्यूई मेई ने ईबो की तारीफ की। हर कोई मुझे खूबसूरत क्यों कहता है? मैं खूबसूरत नहीं हूँ, बल्कि मैं तो हैंडसम हूँ। ईबो ने अपने मन में सोचा और अपना मुंह फेर लिया। यहाँ आओ बेटा, रानी मेई ने ईबो को अपने पास बुलाया। इट्स मी, ईबो हकलाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना है। उसने सिर्फ जहन की ओर देखा जिसने उसे अपना सिर हिलाकर जाने की परमिशन दे दी। जहन की परमिशन मिलने के बाद ईबो अपनी सास यानी रानी माँ की ओर चलने लगा। यहाँ आओ बेटा और यहाँ आकर मेरे साथ बैठो, रानी मेई ने कहा। नहीं जीजी, उसे मेरे साथ बैठने दो, रानी माँ लिया ने कहा। ऐश, आप दोनों हमेशा इस तरह से क्यों झगड़ते हैं? आप दोनों उसे अपने बीच में बैठने दो, यही मौका है, आप उससे बातचीत करो, नहीं तो आप उसे शादी के बाद अपने जहनगे के बेडरूम से बाहर आते हुए नहीं देख पाओगे, केजिंग ने चिढ़ाते हुए कहा। केजिंग की बात सुनकर दो मदर्स हंसने लगी। दूसरी ओर ईबो गुस्से से शर्मा गया जबकि जहन हवा में दम तोड़ रहा था। ए जिंग, अपने भाई को चिढ़ाना बंद करो, लिया ने उसे डांटा। माँ, हालांकि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं तो जो सच है वही बोल रहा था, केजिंग ने कहा। ठीक है केजिंग, अब हम अपने दामाद से बात करते हैं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? रानी मेई ने धीरे से पूछा। रानी माँ, मेरा नाम वैंग ईबो है, ईबो ने धीरे से कहा। अरे बेटे, हमें इस तरह से मत बुलाओ, बस हमें माँ बुलाओ, ठीक है, लिया ने कहा। ठीक है, ईबो ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, क्या आप चाहते हैं कि हम आपके माता पिता को कल शादी के लिए इनवाइट करें? रानी माँ ने ईबो को चाय देते हुए कहा। ईबो के माता पिता की डेथ हो गई थी जब वो सिर्फ 10 साल का था। उसे उसके नशे में धुत चाचा और लालची चाची के कस्टडी में छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ उसे तब याद किया जब उन्हें पैसे की जरूरत थी और 18 साल के बाद उसने उनकी कस्टडी से फ्री हो गया और वो अब अपने दम पर जीता है और वो अपनी कॉलेज की फी स्कॉलरशिप से चुकाता है और रोजाना खर्चे के लिए वो एक कैफे में काम करता है। क्या हुआ बेटा? लिया ने धीरे से ईबो को अपने विचारों से बाहर निकालते हुए पूछा। कुछ नहीं माँ, सच में मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई जब मैं सिर्फ 10 साल का था। तब से मैं अपने दम पर जीवित हूँ, ईबो ने एक वार्म स्माइल के साथ कहा। उसकी बात सुनकर कमरे में सभी उदास हो गए। उन सबको लगा कि उनके हार्ट में पेन हो रहा है जब उन्होंने सुना कि इतना प्यारा लड़का इतना कुछ दर्द सह गया। रानी मेई ने धीरे से ईबो के बालों को सहलाया। चिंता मत करो बेटा, अब तुम्हारे पास 2 माँ है और एक पिता है, उसने धीरे से कहा। और उसने पहले से ही इस बच्चे को अपने बच्चे के रूप में प्यार करने की कसम खाई थी। हाँ बोबो, और आपको एक प्यारा भाई भी है,
केजिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जहन ये सब देखते हुए वह चुपचाप खड़ा था। उसने महसूस किया कि जब उसने ईबो की दर्द भरी स्माइल देखी तो उसके दिल में भी पेन होने लगा, लेकिन उसने अपने फैमिली पर बहुत प्राउड फील किया जब उन्होंने आसानी से ईबो को अपने फैमिली के नए मेंबर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। जहन बेटा, तुम क्या सोच रहे हो, और इधर आओ। लिया ने जहन को बुलाया। हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ, जहन ने कहा और उनकी ओर चला गया। जहन यहाँ आओ और अपने वाइफ के साथ बैठो, रानी मेई ने कहा। जहन ईबो के पास बैठ गया और अपने माँ से वाइफ ये वर्ड सुनकर वो खुद पर मुस्कुराया। ये पहली बार है जब ये शब्द उसके लिए बहुत मायने रखता है। जहन, अपनी माँ से प्रॉमिस करो कि तुम मेरे प्रीशियस दामाद को कभी भी चोट नहीं पहुँचाओगे, रानी मेई ने कहा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं अपने सबसे बुरे सपने में भी ईबो को चोट पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं हमेशा अपनी जान देकर उसको प्रोटेक्ट करूँगा, जहन ने कहा। और ये सब वो सीधे ईबो की आंखों में देखते हुए कहने लगा। केजिंग जहन के पास बैठा था, जो अभी भी ईबो को घूर रहा था, और केजिंग जहन के कान के पास झुक गया। भाई, मेरे सुंदर देवर को खा जाने के लिए तुम्हें बहुत सारा समय मिलने वाला है, और इसीलिए अभी उसकी ओर देखना बंद करो। और मदर्स देख रही है, केजिंग जहन के कान में फुसफुसाया, जिससे जहन शर्माने लगा। शट अप केजिंग, तुम क्या बात कर रहे हो, जहन चिल्लाया। अया भाई, क्या तुम हर टाइम ये कहते हुए बोर नहीं हो जाते? बस कुछ नया सीखो। मैं ये शट अप वर्ड सुनकर बहुत बोर हो रहा हूँ, इसीलिए मुझे कुछ नया सुनने की जरूरत है, केजिंग ने इविल स्माइल करते हुए कहा। ठीक है, तो तुम्हें नया वर्ड सुनना है, तुम जाकर कहीं पर मरो, जहन ने धीरे से कहा। ओ भाई, क्या तुमने अभी मुझे शाप दिया? तुम बस रुको भाई, मैं ये कल श्योर करूँगा कि कल तुम अपने बेडरूम में कैसे जाते हो, केजिंग ने इविल स्माइल करते हुए कहा, और जहन ने उसे डेथ ग्लेयर दे दिया। तुम, जहन कुछ कहने ही वाला था, तभी उसके माँ ने उसे कट कर दिया। जहन, ईबो को अपने रूम में ले जाओ, वो बहुत थक गया होगा, लिया ने यॉर्निंग लेते हुए ईबो की ओर देखते हुए कहा। ईबो, चलो चलते हैं, जहन ने ईबो को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, जिससे ईबो ने खुशी से पकड़ लिया। गुड नाइट माँ। उन दोनों ने अपने माताओं को बो किया, जिन्होंने पैर से उन्हें सिर हिलाया। जहन और ईबो आराम से और शांति से ईबो की पैलेस की ओर चलने लगे। ईबो रात के आसमान को निहार रहा था। मेरे जमाने का रात का आसमान इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। ये आसमान बहुत ही खूबसूरत है और ये चांद और सितारों से बहुत ही जगमगा रहा है, और इस तरह से आसमान की ओर देखना, इससे दिल को बहुत ही सुकून मिलता है। ईबो ने अपने मन में सोचा। ईबो, हम पहुंच गए। जहन की आवाज से ईबो अपने विचारों से बाहर आया। ओ ठीक है, ईबो ने अपनी निराशा को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। वो अपने जहानगा के साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहता था। क्या कुछ गड़बड़ है ईबो? ईबो को हकलाते हुए सुनकर जहन ने पूछा। कुछ नहीं जहानगा, ये तो सिर्फ आसमान के बारे में है। आसमान यहाँ से वाकई में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ईबो ने कहा। चिंता मत करो ईबो, हमें स्टार गेजिंग के लिए काफी समय मिलेगा। अभी आपको आराम करना चाहिए। आप पहले से ही जर्नी से बहुत थक गए होंगे, जहन ने स्माइल करते हुए कहा। हाँ गागा, मैं सच में बहुत थक गया हूँ, ईबो ने मुस्कुराकर जवाब दिया। गुड नाइट बॉडी, जहन ने ईबो के बालों को सहलाते हुए कहा। गुड नाइट जहन गागा, ईबो ने भी धीरे से कहा और अपने रूम में चला गया। वो ये सोचते हुए अपने बेड पर बैठ गया। ये लोग वाकई में बहुत ही अच्छे हैं। फाइनली मुझे एक प्यारी फैमिली मिल गई, लेकिन क्या ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा? ये सिर्फ एक खूबसूरत सपना है और मुझे आज नहीं तो कल मेरे जमाने में वापस जाना होगा। लेकिन वे सच में बहुत प्यारे हैं और ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। मैं इन सभी पागल विचारों पर कंट्रोल नहीं करने दे सकता। मुझे सिर्फ अपने वर्ल्ड में वापस जाना चाहिए। मैं अपने सभी सपनों और करियर को इतने आसानी से नहीं छोड़ सकता। ईबो को पता ही नहीं चला कि कब वो अपने विचारों के बीच में सो गया। फाइनली अब सुबह हो गई है और ये एक बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है।
पूरे पैलेस में कोहराम मच गया। स्टेट को एक दुल्हन के रूप में सजाया जा रहा था। ईबो अपने रूम में बैठा हुआ था और उसने पूरी तरह से अपने शादी के रोब्स पहने हुए था। सर्वेंट्स उसके बाल बांधकर उसका मेकअप कर रहे थे। यूर हाइनेस, आप सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और हाइनेस, आपकी ये खूबसूरती को देखकर एम्परर पिघल ही जाएगा। ली चुन ने कहा। हाँ हाइनेस, आप सच में बहुत ही खूबसूरत हो। उनकी सारी कॉन्सर्ट और कॉन्कुबाइन भी आपकी जैसी खूबसूरत नहीं है, ली मेई ने कहा। ईबो सिर्फ वही बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आज शादी होने जा रही है। अभी 4 दिन पहले ही वो अपनी क्लास में अपनी टीचर को धमका रहा था और इन 4 दिनों में बहुत कुछ बदल गया और उसने कुछ मिस्टीरियस तरीके से टाइम ट्रैवल करके इस टाइम में आ गया। उसके बाद वो एक एरोगेंट लेडी का सर्वेंट बन गया और किसी अजीब भविष्यवाणी के कारण एम्परर के साथ उसकी एंगेजमेंट हो गई और अब वो शादी करने वाला है। और इससे आगे क्या होगा? क्या वो सच में प्रेग्नेंट हो जाएगा? ईबो ये सब अपने मन में सोच रहा था। यूर हाइनेस, टाइम हो गया है और एम्परर ने आपके लिए रॉयल कैरेज भेजा है, गु कियांग ने वो करते हुए कहा। क्या शाही पालकी सच में? सर्वेंट्स चिल्लाने लगे। ईबो इससे कंफ्यूज हो गया। आप इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? ये तो सिर्फ रॉयल पालकी है, इसमें क्या खास बात है? ईबो ने कहा और अपना मुंह फेर लिया। यूर हाइनेस, आप नहीं जानते, रॉयल पालकी केवल एम्परर और एम्प्रेस के लिए है। किसी और को उसे छूने की परमिशन भी नहीं है। एम्परर ने कभी भी अपने किसी भी कॉन्सर्ट के लिए रॉयल पालकी नहीं भेजी थी और उन्होंने आपके लिए ये भेजा है और इसी वजह से आप उनके लिए बहुत ही खास होने चाहिए। शायद एम्परर का दिल सच में आप पर आ गया है, ली चुन ने कहा। ली चुन की बातें सुनकर ईबो के चिक्स रेड हो गए। वो नहीं जानता था क्यों, लेकिन ली चुन ने जो लास्ट में कहा उससे उसके पेट में तितलियां उड़ने लगी। यूर हाइनेस, हमें देर हो रही है, गु कियांग की आवाज से ईबो को उसके विचारों से बाहर कर दिया। ठीक है, तो चलो चलते हैं, ईबो ने अपने रेड चिक्स को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। वो अपने पैलेस से बाहर निकला और अपने सामने एक गोल्डन पालकी को देखकर वो चकित हो गया। वाओ, इतना सारा गोल्ड! इतना गोल्ड से तो मैं अपने टाइम में बहुत ही अमीर हो जाऊंगा, ईबो ने अपने मन में सोचा। वो उस पालकी में बैठ गया। वो पालकी सिटी से होकर एम्पीरियल टेम्पल की ओर जाने लगी। रॉयल पालकी को देखकर सभी ने अपने घुटने टेक दिए। ईबो को जो रिस्पेक्ट मिल रही थी, ये सब देखकर वो अंदर से बहुत खुश महसूस कर रहा था और वो इस मोमेंट को हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए इसका एक वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। फाइनली वे सब एम्पीरियल टेम्पल में पहुँचे, जहाँ मैरिज होने वाली है। पालकी से बाहर निकलने से पहले ही ईबो ने अपना वेल पहन लिया और ईबो वहाँ चला गया, जहाँ ज़ैन पहले से ही अपने एम्पीरियल के ड्रैगन के रोस में उसका इंतजार कर रहा था। ईबो ने अपने वेल के अंदर से ज़ैन की ओर देखा। उसे ये नजारा वाकई में बहुत ही अच्छा लगा। ज़ैन एक इथर एम्परर की तरह दिख रहा था और वो बहुत ही हैंडसम दिख रहा था, जबकि ज़ैन पहले से ही ईबो की ब्यूटी से मस्मराइज हो गया था। हालांकि ईबो के चेहरे पर एक वेल था, लेकिन तब भी ज़ैन उस वेल से बता सकता है कि उसकी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। वे दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े हो गए और उन दोनों ने प्रीस्ट को बो किया, जिसने फंक्शन को स्टार्ट किया। उन दोनों ने 3 बार वॉव्स लिए, एक बार हेवन और पृथ्वी को, दूसरी बार उनके माता पिता की और तीसरी बार एक दूसरे को। शादी पूरी हो गई और ऑफिशियल तौर पर उन दोनों को पति और पत्नी के रूप में अनाउंसमेंट कर दी। ईबो मिक्स फीलिंग को महसूस कर रहा था जब उसे एम्परर बेड चेम्बर में ले जाया गया। वो सच में बहुत घबराया हुआ था, लेकिन वो डरा नहीं। ऐसा नहीं है कि किंग का मुझसे कोई लेना देना है, वो सिर्फ एक भविष्यवाणी के कारण मेरे साथ है। वो सिर्फ एक रिचुअल पूरा कर रहा है ताकि वो प्राइम मिनिस्टर बेटी के साथ शादी कर सके। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। मुझे यहाँ सिर्फ मस्ती करनी है और यहाँ से अपने घर जाने का रास्ता खोजना है। ईबो ने अपने ये मन में सोचता रहा।
हालांकि ये विचार उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। वो पहली बार किसी के लाइफ में कुछ बनना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं है ना। एम्परर के पास पहले से ही बहुत सारी कॉन्सर्ट और कॉन्कुबाइन है और वो भी उनमें से एक होगा, और वो एम्परर के लिए कुछ खास भी नहीं है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी एक सर्वेंट अंदर आ गई। योर हाइनेस, योर मैजेस्टी कभी भी बेड चैम्बर में आ जाएंगे, तो हम अब जा रहे हैं, सभी सर्वेंट ने वो करते हुए कहा और वहाँ से चली गई। तभी इबो ने अपना वेल हटाया और चारों तरफ देखने लगा। ये एक बहुत बड़ा और स्पेशियस कमरा था, जिसमें गोल्डन पिलर्स और रेड कर्टन्स थे, सेंडेड कैंडल और बेड पर बिखरी हुई फूलों की पंखुड़ियाँ। ये सब से कमरा बहुत ही अच्छा दिख रहा है। वो हर एक डिजाइन और हर एक चीज को देखते हुए कमरे में घूम रहा था। ये सच में बहुत ही खूबसूरत कमरा है, लेकिन अफसोस की बात है कि ज़ैन यहाँ अकेला सोता है। इबो ने उसके विचार पर थपथपाया, लेकिन फिर उसे कुछ अपने मन में आ गया। यार, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो हर रात अकेला सोता है। आखिरकार उनके पास कुल 87 लेडीज जो है, उनमें से 3 कॉन्सर्ट है और 85 कॉन्कुबाइंस। लेकिन अब ये 4 कॉन्सर्ट में बदल गई। लेकिन मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ, मैं लेडी नहीं हूँ। वो ये सोचकर मुस्कुराया। उसके बाद वो अपनी बेड की ओर चला गया, अपना वेल पहनकर अपनी जगह पर बैठ गया और अपने हस्बैंड का आने का इंतजार करने लगा। इस दौरान ये पहली बार था जब वो अपने बेडरूम में भागना चाहता था, क्योंकि कोई तो उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपने पिछले मैरिज में उन लेडीज को कभी भी अपने बेडरूम में आने की परमिशन नहीं दी थी। उन सभी को अपने बेडरूम में ही रहना पड़ेगा। ये सिर्फ एम्पायर का ही डिसीजन होगा कि कब वो किसके पास जाएगा या नहीं। और मेरा विश्वास करो, ज़ैन अभी तक किसी के पास भी नहीं गया। मैरिज पूरी हो जाने के बाद उसने अपनी सभी कॉन्सर्ट को एक बार देखा भी नहीं। उसने अपनी सभी कॉन्सर्ट और कॉन्कुबाइंस की जरूरतों को पूरा किया, सिर्फ अपने बॉडी को छोड़कर। ज़ैन ने अपने बेडरूम की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि उसका छोटा भाई केजिंग पिछले दिन उसे कोसने के लिए और गाली देने के लिए उससे बदला ले रहा था। केजिंग, क्या तुम अभी मुझे जाने दे सकते हो? ज़ैन ने अपनी पप्पी आइज के साथ कहा। भाई, रात तो अभी शुरू हो गई है और तुम्हारी शादी के लिए जश्न मनाते हैं, केजिंग ने कहा। केजिंग, ये मेरी पहली शादी नहीं है, बस मुझे जाने दो, ज़ैन ने चिढ़ते हुए कहा। हो सकता है कि ये आपकी पहली शादी ना हो, लेकिन मुझे पता है कि ये आपकी फर्स्ट नाइट है ब्रदर। केजिंग ने अपने आईब्रोज को हिलाते हुए ज़ैन को छेड़ने लगा। तो मुझे जाने दो केजिंग। ज़ैन अब तक लगभग रो रहा था और उसे जाने के लिए बेग कर रहा था। नहीं भाई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगे तभी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, केजिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। केजिंग, आप मुझसे क्या चाहते हैं? ज़ैन ने कहा। अब आपने मेरी बात समझ ली तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मुझे आपका नॉर्थ आर्मी का जनरल जाओ जिशु चाहिए, केजिंग ने हिम्मत जुटाकर कहा। केजिंग, मैं इसके साथ आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आपको खुद ही उससे कांटेक्ट करना होगा, ज़ैन ने कहा। भाई, क्या आपको सच में लगता है कि मैंने ऐसा नहीं किया? मैंने उसे कई बार कांटेक्ट किया, लेकिन वो मुझे प्लेग की तरह टालता है, केजिंग ने कहा। तो केजिंग, मैं आपकी इस मामले में कैसे हेल्प कर सकता हूँ? ज़ैन ने कहा। मैं चाहता हूँ कि आप हम दोनों को एक साथ बॉर्डर पर पेट्रोल करने के लिए भेजें, केजिंग ने कहा। ठीक है, ये सौदा मैं मंजूर करता हूँ, चलते हुए ज़ैन ने कहा। गग, मेरे जीजाजी को पैर से हैंडल करना। मुझे पता है कि तुम सच में एक मॉन्स्टर हो, इसीलिए तुम मेरे जीजाजी को चोट पहुंचा सकते हो, इसीलिए थोड़ा पैर से जाना, केजिंग ने पीछे से ज़ैन को चिढ़ाया, लेकिन उसे ज़ैन ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ज़ैन अपनी लंबी कदमों के साथ अपने बेडरूम में चला गया। जब वो फाइनली अपने रूम के दरवाजे पर पहुंचा, तो उसने अंदर जाने से पहले खुद को तैयार कर लिया। वो अपनी प्यारी वाइफ पर गलत इम्प्रेशन नहीं डालना चाहता था। उसने अपने कपड़े ठीक किए और एक लंबी सांस लेने के बाद वो दरवाजा खोलकर अंदर चला गया।
जहन बेड की ओर जाने लगा जहाँ ईबो बैठा था। वो धीरे धीरे चला और उसने ईबो के सामने अपने घुटने टेक दिए। ईबो, जहन ने ईबो को पुकारा, लेकिन ईबो ने कोई भी जवाब नहीं दिया। जहन ने धीरे से ईबो का वेल हटाया और उसे पास की मेज पर रख दिया, लेकिन फिर भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। वो फिर से नीचे झुक गया और उसने सोते हुए ईबो को देखा। उसने देखा कि ईबो पहले से ही सो रहा है। वो सच में बहुत ही खूबसूरत है। जहन अपने आप से फुसफुसाया, लेकिन फिर उसने ऐसा कुछ देखा जिससे वो सचमुच चौंक गया। ईबो के गालों पर आंसू के धब्बे थे। क्या ईबो रो रहा था? लेकिन क्यों? जहन ने ये अपने मन में सोचा। वो सच में ईबो के रोने का कारण पूछना चाहता था, लेकिन उसमें अपने एंजल को जगाने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उसने धीरे धीरे ईबो के बॉडी पर से वो सारा सामान हटा दिया जो ईबो को अनकंफर्टेबल कर रहा था। उसके बाद उसने ईबो को आराम से बेड पर लेटा दिया। उसके बाद उसने अपने खुद के कपड़े चेंज किए और ईबो के पास लेट गया। गुड नाइट माय डियर वाइफी, जहन ने कहा और उसने ईबो के माथे पर एक किस किया और जहन उसे प्यार से देखते हुए सो गया। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।